हेलो स्टूडेंट्स। आज हम 10th क्लास की हिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर का पार्ट 7 पढ़ेंगे। विषय है द एज ऑफ रेवोल्यूशन, यानी क्रांतियों का युग 1830 से 1848 तक। एज कंजर्वेटिव regimes try to consolidate their power, liberalism and nationalism came to be increasingly associated with revolution in many regions of Europe, such as the Italian and German states, the provinces of the Ottoman Empire, Ireland and Poland. तो जैसे जैसे रूढ़िवादी व्यवस्थाओं ने अपनी ताकत को और मजबूत बनाने की कोशिश की, यूरोप के अनेक क्षेत्रों में उदारवाद और राष्ट्रवाद को क्रांति से जोड़कर देखा जाने लगा। और इसमें इटली और जर्मन के राज्य, ऑटोमन साम्राज्य के सूबे, आयरलैंड और पोलैंड ऐसे ही कुछ क्षेत्र थे। These revolutions were led by the liberal nationalists belonging to the educated middle class elite, among whom were professors, school teachers, clerks and members of the commercial middle classes. तो प्रथम विद्रोह फ्रांस में जुलाई ये 1830 में हुआ था। तो पहले इसकी हिंदी कर लेते हैं। दिस रिवॉल्यूशन, ये जो क्रांति थी, इसका नेतृत्व उदारवादी और राष्ट्रवादियों ने किया, जो शिक्षित मध्यवर्गीय विशिष्ट लोग थे। इनमें प्रोफेसर, स्कूली अध्यापक, क्लर्क, वाणिज्य व्यापार में लगे हुए मध्यवर्ग के लोग शामिल थे। इसके बाद ये फर्स्ट अपहील टुक प्लेस इन फ्रांस इन जुलाई 1830. The Bourbon king, who had been restored to power during the conservative reaction after 1815, were now overthrown by liberal revolutionaries who installed a constitutional monarchy with Louis Philippe at its head. तो जैसा कि ये जो प्रथम विद्रोह था फ्रांस में जुलाई 1830 में हुआ था। बर्बो राजा, जिन्हें 1815 के बाद रूढ़िवादी प्रक्रिया के दौरान सत्ता में बहाल किया गया था, उन्हें अब उदारवादी क्रांतिकारियों ने उखाड़ फेंका। उनकी जगह एक संवैधानिक राजतंत्र स्थापित किया गया, जिसका अध्यक्ष लुई फिलिप था। When France sneezes, Metternich once remarked, the rest of Europe catches cold. यानी मेटरनिक ने इस पे रिमार्क किया कि जब फ्रांस को छींक आती है तो पूरे यूरोप को जुकाम हो जाता है। द जुलाई रिवॉल्यूशन sparked an uprising in Brussels, which led the Belgium breaking away from the United Kingdom of the Netherlands. तो जैसा कि जुलाई क्रांति से ब्रसेल्स में भी विद्रोह भड़क गया, जिसके फलस्वरूप यूनाइटेड किंगडम ऑफ द नीदरलैंड से अलग हो गया। An event that mobilized nationalist feeling among the educated elite across Europe was Greek War of Independence, जो एक घटना जिसने पूरे यूरोप के शिक्षित विशिष्ट वर्ग में राष्ट्रीय भावना का संचार किया, वह थी यूनान का स्वतंत्रता संग्राम। Greek had been part of the Ottoman Empire since 15th century, और ये था 15वीं सदी में यूनान ऑटोमन साम्राज्य का हिस्सा। The growth of revolutionary nationalism in Europe sparked off a struggle of independence among the Greeks, which began in 1821. तो 15वीं सदी के
यूनान ऑटोमन साम्राज्य का हिस्सा था। यूरोप के क्रांतिकारी राष्ट्रवाद की प्रगति से यूनानियों का आज़ादी के लिए संघर्ष 1821 में आरंभ हो गया। The growth of revolutionary nationalism in Europe sparked off a struggle for independence among the Greeks, which began in 1821. Nationalist Greek got support from other Greeks living in exile and also from many West Europeans who had sympathy for ancient Greek culture. यूनान में राष्ट्रवादियों के निर्वासन में रह रहे यूनानियों के साथ पश्चिमी यूरोप के अनेक लोगों का समर्थन मिला जो प्राचीन यूनानी संस्कृति के प्रति सहानुभूति रखते थे। Poets and artists lauded Greek as the cradle of European civilization and mobilized public opinion to support its struggle against a Muslim empire. The English poet Lord Byron organized funds and later went to fight in the war, where he died fever in 1824. Finally, the Treaty of Constantinople of 1832 recognized Greece as an independent nation. तो इसका कवियों और जो कलाकार थे उन्होंने यूनान को यूरोपीय सभ्यता का पालना बताकर प्रशंसा की और एक मुस्लिम साम्राज्य के विरुद्ध यूनान के संघर्ष के लिए जनमत जुटाया। अंग्रेज कवि लॉर्ड बैरन ने इसने धन इकट्ठा किया और बाद में युद्ध में लड़ने भी गए। 1824 में इनकी मृत्यु हो गई। अंत 1832 की कस्तुनतुनिया की संधि में यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र की मान्यता दे दी गई। ये था आज का वीडियो। धन्यवाद। इसमें जो इम्पोर्टेंट वाक्य हैं उनको नोटबुक में नोट कर लें। धन्यवाद।